गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाट पिपल्या से नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। लास्ट में हम लोग देख चुके थे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के कार्य भी देख लिए, कैल्शियम के भी कार्य हमारे हो चुके थे और इन तीनों चारों की जो कमी से पौधों में जो लक्षण होते हैं वो भी हम लोग देख चुके थे। जो कमी की जो डिफिशियंसी के जो लक्षण होते हैं वो चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम का महत्व या फिर पौधों पर उसका क्या प्रभाव होता है या फिर पौधों पर मैग्नीशियम के क्या कार्य होते हैं, यानी कि मैग्नीशियम पौधों में क्या कार्य करता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखते हैं इसके महत्व में, यह क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व होता है ना। यानी कि जो कैल्शियम होता है वो क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व है, यानी कि पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भोजन बनाने का काम करता है, यानी कि पौधों में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है और सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। सेकेंड हम देखते हैं दलहनी फसलों में प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक है, यानी कि जो दलहनी फसल होती है ना, यानी कि जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैग्नीशियम पौधों में तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि के निर्माण में भी सहायक होता है, यानी कि जो मैग्नीशियम का रोल है पौधों में किसके निर्माण के लिए सहायक है, यानी कि तेल के, यदि तेल वाली फसलें जैसे सरसों हो गई तो आदि फसलों में सरसों वाली जो तेल जिन फसलों से तेल प्राप्त होता है उन फसलों में क्या होता है कि मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे पौधों में वसा का निर्माण भी होता है और पौधों में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मृदा में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के अवशोषण को भी संतुलित करता है, यानी कि मृदा में यदि फास्फोरस है और नाइट्रोजन की मात्रा है तो यदि किसी कारणवश पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि यदि हम मैग्नीशियम को अप्लाई करते हैं तो जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके महत्व कंप्लीट हो जाते हैं। इस साइड हम देखते हैं मैग्नीशियम की जो कमी के प्रमुख लक्षण होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा दे रखा है पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता देखने को मिलती है, यानी कि हरिमहीनता मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो हरिमहीनता होती है, क्या होता है कि जो ग्रीन जो पत्तियों का हरा कलर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि उसका हरापन समाप्त हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हरिमहीनता बोलते हैं। तो यहाँ पर अंतरशीरी यानी कि जो पत्तियों के अंदर जो शिराएं होती है उनका क्या हो जाता है, हरिमहीनता, यानी कि उनका जो कलर होता है हरा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता देखने को हमें मिलती है, किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पत्तियां समय से पूर्व ही झड़ने लग जाती है, यदि उसमें मैग्नीशियम की कमी जा रही है पौधे में तो उसकी पत्तियां क्या हो जाएगी, समय से पूर्व ही झड़ने लग जाती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसकी कमी के कारण अन्य तत्वों की उपलब्धि भी प्रभावित होती है, जैसे कि हमने इधर इसके जो कार्य में देखा कि यदि फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है उसकी अवेबिलिटी को बढ़ाने का कार्य मैग्नीशियम करता है, तो इसकी यदि कमी होती है तो पौधा क्या करेगा, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है उसको कम एब्जॉर्ब कर पाएगा पौधे जमीन से। ठीक है, तो इसकी कमी के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस को पौधा कम मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए उसकी कमी की पूर्ति करना आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है, कमी वाले क्षेत्र में पौधे की पत्तियां मुड़ी हुई छोटे आकार की तथा अपरिपक्व अवस्था में ही गिर जाती है, यानी कि जिन मृदा में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है या फिर जिन पौधों में मैग्नीशियम की कमी होती है उनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है और छोटे आकार की रह जाती है। ठीक है, और उसके बाद में अपरिपक्व अवस्था में ही क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है, पत्तियों की नसों के बीच में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि जो उसकी जो विंस होती है, पत्तियों के बीच में जो विंस होती है वहाँ पर क्या होता है
कि जो सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और वो किसकी कमी के कारण पड़ जाते हैं, मैग्नीशियम की कमी के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैग्नीशियम के जो कार्य होते हैं वो हमने देखे, और मैग्नीशियम की कमी के पौधों पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है गंधक, या फिर गंधक को हम क्या बोलते हैं, सल्फर भी बोलते हैं। तो सल्फर के जो महत्व है वो पौधों पर क्या क्या होते हैं, यानी कि वो पौधों पर क्या कार्य होते हैं उसका, या फिर पौधों पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो गंधक भी क्या है, एक प्रकार से पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको हम सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत हमारा सल्फर भी आता है, जो कि पौधों पर बहुत ही पौधों पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में हम उपयोग करते हैं। जो हमारे 17 एलिमेंट्स थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे 17, उनमें से एक आता है हमारा सल्फर। ठीक है, तो सल्फर का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। तो पौधों की पत्तियों को हरा भरा रखने में सहायक होता है, यानी कि जो सल्फर होता है वो क्या है, पौधों की जो पत्तियां होती है, क्या है, पौधों की जो पत्तियां होती है उसको हरा भरा रखने में सहायक होता है, यानी कि ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ाता है, यानी कि जो दलहनी वर्ग की फसल है, जो जिसको हम दाल के रूप में उपयोग करते हैं, तो दलहनी वर्ग की जो फसल होती हैं उनमें क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी बढ़ाता। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो दलहनी वर्ग फसल होती है उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन कम मात्रा में देते हैं या फिर देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दलहनी वर्ग की फसल होती है उनमें ये गांठें पाई जाती है, जिसको हम ग्रंथियां बोलते हैं। तो ये जो ग्रंथियां होती है इनमें क्या है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, जो कि डायरेक्टली वातावरण से नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, यानी कि वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके भूमि में अवेलेबल करवाता है, जिससे पौधा डायरेक्टली उनको क्या करता है, नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से हम जो दलहनी वर्ग की फसल होती है उनमें नाइट्रोजन बहुत कम ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो या फिर वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है, पौधा उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के थ्रू पे पौधा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, तिलहनी फसलों में तेल तथा प्याज एवं लहसुन की गुणवत्ता भी इससे अच्छी बनती है। जैसे कि जो तिलहनी वर्ग की फसल होती है उनमें सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि अब तिलहन वर्ग की फसल में हमें तिलहन वर्गीय फसलों से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। तो यदि हम सल्फर की पर्याप्त मात्रा पौधे को देंगे तो उससे क्या होगा, तेल अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होगा हमें। ठीक है, उसके बाद में प्याज एवं जो लहसुन है उनकी गुणवत्ता में भी इससे अच्छी बनी रहती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि प्याज और लहसुन से एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जिससे क्या होता है, उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। तो इस प्रकार से सल्फर तिलहन वर्गीय फसलों में और प्याज एवं लहसुन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, दलहनी फसलों में ग्रंथियों के निर्माण में भी सहायता करता है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प कर रहा था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों कर रहा था? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रंथियों का निर्माण, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथियाँ रहेगी तो नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब प्लांट वातावरण से ले पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है हमारा पॉइंट, दलहनी फसलों में, यानी कि जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें ग्रंथियों के निर्माण में भी सहायता करता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गंधक के कारण जो धनिया है, कौन सा, जैसे कि धनिया हो गई, सरसों हो गई, बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिन पर क्या है कि सफ़ेद चूर्ण के रूप में, मतलब सफ़ेद पाउडर दिखाई देता है, आपको चूर्ण दिखाई देता है। तो जो गंधक के कारण ही क्या होता है, ये धनिया है या फिर अन्य कई फसलों में सफ़ेद चूर्ण जमा वाले रोग को फैलाता है, यानी कि रोकता है, क्या है, जमा वाले रोग को रोकता है। क्यों? क्योंकि जो गंधक होता है वो क्या करता है कि यदि मान लो धनिया है या फिर कोई ऐसी फसल है जिन पर क्या है सफ़ेद चूर्ण रोग लगता हो, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी गंधक या फिर सल्फर
करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो गंधक के कार्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं सल्फर की कमी के लक्षण, यानी कि सल्फर यानी कि गंधक, गंधक की कमी के पौधों पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं उनको देखते हैं। तो पहला हमारा है यहाँ पर जड़ों का विकास रुक जाता है, यानी कि जो पौधे हैं, पौधों में यदि सल्फर की कमी जाएगी तो क्या होगा, उनमें जड़ों का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। यदि जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है तो पौधा ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसकी जो उसका विकास एवं जो वृद्धि होगी वो रुक जाएगी। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं तिलहनी फसलों में तेल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हमने प्रभाव में देखा कि जो तिलहन वर्ग की फसल होती है, यदि उनमें गंधक एवं सल्फर का अभाव रहेगा तो उनका जो उनसे जो प्राप्त तेल जो प्राप्त करने वाले हैं उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दलहनी फसलों में ग्रंथियों के निर्माण को प्रभावित करता है। यदि सल्फर की कमी रहेगी पौधे में तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जो दलहन वर्ग फसल होगी वहाँ पर ग्रंथियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, और यदि ग्रंथियों का निर्माण नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा, यानी कि पौधा वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट आता है सरसों, प्याज एवं लहसुन में विशेष गंध को भी प्रभावित करता है। जैसा हमने देखा कि यदि सरसों, प्याज, लहसुन में यदि सल्फर की कमी रहेगी तो जो उनकी जो विशेष प्रकार की जो गंध आती है उसमें वो प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं गंध कम होगी तो मार्केट वैल्यू, मार्केट में इसका दाम कम मिलेगा। ठीक है, यदि विशेष प्रकार की जो गंध आती है, आपने देखा होगा लहसुन की कलियों को जब आप सूंघते हो तो उसमें से विशेष प्रकार की गंध आती है, तो वो गंध को देखकर ही मार्केट का जो प्राइस होता है उसका वो डिसाइड किया जाता है, या फिर उसके जो मार्केट से जो मूल्य हमें जो प्राप्त होने वाले हैं, जो उसकी इनकम है वो कम हो जाएगी यदि उसमें गंधक की कमी है। तो इसलिए उसका उचित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए या फिर उसको ज़्यादा मात्रा में हमें उससे दाम प्राप्त करने के लिए क्या है, पौधे को पर्याप्त सल्फर की उपलब्धता हमको करवानी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपका सल्फर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे बचे हैं, यानी कि मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब सूक्ष्म पोषक तत्व बचे हैं तो हमें उनको कंप्लीट करना है। थैंक यू।